हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट, जिसका इंतजार लगभग विद्यार्थी 5 महीने से कर रहे थे, वो जारी किया जा चुका है। और अब जो विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन विद्यार्थियों का वेटिंग में अभी भी पोर्शन दिख रहा है तो वो भी आस बनाए रखें। अगर बहुत लंबी वेटिंग है तो चांसेस कम है। हालांकि हमने एक चीज देखी कि जो है वो बहुत लंबी जो है वो वेटिंग दी भी नहीं है, यानी अप्रोक्सीमेटली उन्हें भी पता है कि कहां तक हमें लोगों को लेना है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होप है। और जो लोग सिलेक्टेड नहीं हुए उन्हें मैं जो है वो अगली तैयारी करने के लिए कहूंगा कि कोई बात नहीं, हर बार जो है वो अपना समय नहीं होता है, मन छोटा ना करें और वापस से नई शुरुआत करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें। चलिए, अब सर सेकंड स्टेप क्या है कि जब बातचीत हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, परीक्षा में हमारे जो है वो मेरिट का स्थान भी हमने बनाया है, नंबर भी आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो अब अगली प्रोसेस क्या होगी? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या अभी भी एक लिस्ट और जारी की जाएगी? कुछ तथाकथित लोग जो है वो बार बार अलग अलग चर्चाएं, क्योंकि व्यूज का माहौल है भाई। आज अगर मैं डेली इस पे 3 वीडियो डालूंगा तो मिनिमम 60 से 70 हजार व्यूज जो है वो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, यानी कुल मिला के बढ़िया पहचान, बढ़िया पैसा। हालांकि बहुत सारी चीजें टीचर्स या कुछ लोग जो अभी अभी नए नए यूट्यूबर्स बन रहे हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे लूप होल्स जो आपकी प्रॉपर जानकारी में नहीं है या जिसे आप लोगों के सामने सही प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, उनसे बहुत सारे लोगों को मानसिक प्रताड़ना भी होती है। कुछ लोग अब ऐसे अदरजुल में आ चुके हैं कि अगर उन्हें कोई ऐसे हल्का सा भी कह देना कि अच्छा सुन सुन जो है वो वैकेंसी रद्द हो सकती है, भाई उसके सारा दिमाग जो है वो खत्म है, वो व्यक्ति ही खत्म है। क्यों? क्योंकि अब यहां तक आके अगर उसको कोई कह रहा है कि रिजल्ट दोबारा रिवाइज होगा, जो है वो ये होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ये नहीं हुआ तो बाहर हो जाओगे, ये नहीं हुआ तो बाहर, उन्हें खुद को ही नहीं पता जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है। अच्छा, आपकी योग्यताएं क्या है इस एग्जाम के लिए, उन्हें जांचने की प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कहीं ऐसा होगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके दादाजी की कितनी जमीन थी, उसकी नकल से मैच करो, अगर वो सही मिली तो आप अंदर वरना बाहर। यार कैसी इलॉजिकल बात हम कर रहे हैं। पढ़े लिखे सिलेक्टेड लोग टीचर बन चुके हैं, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों हर किसी, मतलब आप देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ ऑथेंटिक लोगों ने जो वीडियो डाले हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी जो हर कोई डाल रहा है, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अभी ये जो कीवर्ड है वो रिसर्च में है कि बच्चा अब जैसे ही पास हुआ है तो पास हुआ बच्चा क्या ढूंढता है? डीवी की प्रोसेस ढूंढता है। इसलिए हर कोई जो है वो बहती गंगा में हाथ धो ले रहा है, कुछ भी पता है या कुछ भी नहीं है। अब सिंपल सी बात यह है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ऐसे मेन पॉइंट्स होंगे जिन पर ध्यान देना होगा। तो जो योग्यता आपसे मांगी गई थी फॉर्म भरवाते समय, बस उस योग्यता को पूरा करना है। अब उस योग्यता को पूरा करने का मतलब क्या है कि हमें देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक तो होती है सर योग्यता के मामले में अगर आप बात करो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, आपका जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी इस परीक्षा में उसे आप पूर्ण करते हैं तो आप इन है। सुनते चलना, मतलब इन पॉइंट्स के अलावा कुछ हो तो मुझे बताना कि आपसे मांगेगा क्या डीवी में कि भाई आप इस परीक्षा के योग्य हो या नहीं हो। अब इस परीक्षा के योग्य होने के लिए हमें क्या चाहिए था कि सर हमें एक तो जो है वो बैचलर्स और आपका जो है वो बीएड चाहिए था, मतलब बैचलर की डिग्री हो गई और साथ में जो है वो बीएड हो गई। 2 बातें तो हमारे लिए ये थी। इसके अलावा जो टेट था आपका, यानी पात्रता परीक्षा जो थी, वो हमें पास होना चाहिए था। बोलो हाँ कि ना? पहले हमने पात्रता पास की, उसके बाद में मेंस एग्जाम पास की, और इनके लिए जो योग्यता थी उस विषय से हमारा जो है वो बैचलर्स और उसके साथ में बीएड होना चाहिए था। अच्छा, अब इनमें क्या देखा जाएगा कि क्या आपका टेट सर्टिफिकेट वैलिड है? वैलिड है, जाहिर सी बात है कि उसमें आपके मार्क्स दिख रहे हैं। क्या आपका बैचलर्स और बीएड का सर्टिफिकेट वैलिड है? क्या आपने सही और जो है वो प्रामाणिक यूनिवर्सिटी से जो है वो बीएड या बैचलर्स किया है, या ऐसे ही कहीं धनराशि देके थोड़ी सी जो है वो डिग्री ले आए हैं? तो इसकी एक जांच पड़ताल के लिए आपको जो है वो इन दोनों डिग्रियों को, मतलब डिग्री का मतलब मैं समझाऊंगा आगे, कि आपको वो दिखाना होगा। अच्छा, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि साहब मैं तो देखो मुझे तो कोटा मिलना चाहिए क्योंकि मैं तो ओबीसी का हूं, या मैं तो एससी एसटी से बिलोंग करता हूं। तो भैया कोटा मिलना चाहिए तो उसके लिए आपको प्रमाणिकता भी तो देनी होगी कि आप ओबीसी से हैं, इसलिए आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।
किसको? जो लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर किसी भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो उनको जरूरत पड़ेगी, वरना जनरल काउंटेबल है तो फिर जनरल में आप जो है वो काउंट हो जाएंगे, उसमें तो कोई बड़ा इश्यू ही नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका। अब बच गया क्या कि सर यही तो मेन चीजें हैं भाई। कास्ट यानी हमें जो है वो यहां से रिजर्वेशन का पता चला, यहां से क्वालिफिकेशन का पता चला और ये हमने पात्रता पास कर रखी है। अब इनमें बचा कुचा मामला आता है कि सर इनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो एक तो होते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन। भाई जैसे आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है? आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, आइडेंटिटी ऑफ रेजिडेंस, मतलब कहां रहते हो, कौन व्यक्ति है। अब कौन व्यक्ति है इसकी पहचान का तरीका सरकार ने हमें दे रखा है। आधार कार्ड दिया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है, पैन कार्ड दिया हुआ है, या फिर आपके जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे डीएल हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया, या आपका वोटर आईडी होगा। ठीक है, राशन कार्ड भी उसके लिए जो है वो वैलिड माना जाता है। नाम आप वही व्यक्ति हैं क्या जिन्होंने ये परीक्षा दी है और जो पास हुए हैं? तो उस नाम को वेरीफाई करने के लिए सबसे जो सॉलिड प्रूफ माना जाता है वो 10th की मार्कशीट मानी जाती है ना। सबसे सॉलिड प्रूफ के तौर पे 10th की मार्कशीट देखी जाती है। तो मार्कशीट हो गई आपकी, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की जो है वो मार्कशीट्स हो गई, बीएड की जो है वो आपकी डिग्री की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा टेट का सर्टिफिकेट हो गया, और आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं अगर कोटा लेना चाहते हैं तो बस सिंपल है भाई। क्यों परेशान होना? क्यों लोगों को जो है वो बार बार सर्च कर रहे हो कि भैया तुम बताओ डीवी कैसे होगा, तुम बताओ, क्योंकि बताएगा क्या डीवी? भाई डीवी बताएगा कैसे? या तो खुद सिलेक्टेड हो तो बंदे को पता हो कि हाँ डीवी होगा, या फिर ढंग से रिसर्च करी हो तो पता हो। अब ये तो वो जनरल क्वेश्चंस है जो सबके मन में है। अब इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में क्या है, अलग अलग क्वेरीज है। अब वो क्वेरीज तो मुझे नहीं पता जनरली, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि हमें कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि सर मेरी ये क्वेरी थी, तो अगले वीडियोस में मैं कुछ मैच की हुई क्वेरीज को, जो इन डेप्थ क्वेरी है कि सर मेरा देखिए ऐसा सिनेरियो है कि मैंने ये यहां से किया, ये यहां से किया है, यानी ऐसी कुछ परेशानियां जो वास्तविकता में बताने लायक हो। नाम में कोई संशोधन है या ऐसा कुछ, ये छोटी छोटी परेशानियां हैं नाम में संशोधन वगैरह की। सबसे पहले आगे की जो प्रोसेस है वो आपका टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसिल जो है वो आपका करने वाला है। टीआरसी के नाम से जो है वो पैनल पे आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। इस पे जल्दी ही जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसमें भी आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। डन कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा क्या क्या चाहिए, छोटी सी बातचीत, मैं जनरल बातचीत कर रहा हूं। जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हमारा आइडेंटिटी का प्रूफ है, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास में, लिंक्ड होना चाहिए किससे? आपके मोबाइल नंबर से। ओटीपी के थ्रू जो है वो न्यू जनरेट हो पाए ये देख लेना। अगर नहीं है किसी भी जो है वो आधार कार्ड के लिए पोस्ट ऑफिस पे जाओ, जहां आपके आसपास का पोस्ट ऑफिस है और जहां आधार कार्ड में अपडेशन होते हो, नंबर जुड़वा दो, प्रोसेस खत्म। यहां नाम और एड्रेस जरूर चेक कर लेना है, खासतौर से नाम और पिता के नाम में। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत यह आती है कि सर कहीं पे मेरा नाम जैसे मान लीजिए अजय कुमावत लिखा हुआ है, ठीक है, और किसी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम लिखा हुआ है अजय कुमार कुमावत लिखा हुआ है, या किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरा जो है वो अजय ही लिखा हुआ है, ये इश्यू है। अब इन इश्यूज के लिए या तो अगर हमारे पास हमें लगता है, जैसे कई सारी संस्थान तो ऐसी होती है, जैसे आधार कार्ड है तो वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि साहब डिग्री में दिक्कत है तो डिग्री यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी जो है वो उस पर कब एक्शन ले कब वापस आए, तो वो बड़ी प्रोसेस है। ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप एक सर्टिफिकेट मतलब एक जो है वो क्या लगाते हैं हम, उसके लिए जो है वो एक कोर्ट का एफिडेविट लगता है। क्या लगता है? एक जो है वो एफिडेविट लगता है कि साहब मेरा नाम ये और ये है, गलती से इस जो है वो मामले में यानी इस प्रपत्र में इस जो है वो डिग्री या इस जगह पे मेरा नाम ये हो गया है, या मेरे फादर का नाम ये हो गया है, या जो भी है भाई सब कुछ चल जाएगा, कोई बाहर नहीं करेगा। एक भी जो है वो बच्चा नाम की वजह से या सरनेम की वजह से या एड्रेस में जो है किसी के मान लो 55 बटा जो है वो 112 लिखा हुआ है और एक एड्रेस में जो है वो 55 112 लिखा हुआ है या 55 112 लिखा, ये इन चीजों का कोई फर्क नहीं है। इनकी वजह से कभी भी बच्चा बाहर नहीं होता है। इनके लिए अगर लगता है तो साथ में हम 50 रुपए का एक एफिडेविट बनता है, लेकर जाएंगे और जिस दिन डीवी करवाने जाएंगे उस दिन साथ में रखना, बस बात खत्म हो जाएगी। डन। तो आधार कार्ड को अपडेट कर लो, लिंक करवा लो उसको, अगर नहीं है तो ओटीपी आए आप उसको डाउनलोड कर पाओ, उसमें नेम और एड्रेस जो है वो चेक कर लो। एक आपकी समग्र आईडी है ना, समग्र आईडी जिसके बारे में आपको सबको पता है कि ये कंपलसरी है, और समग्र आईडी आपकी एक्टिव भी होनी चाहिए और उसकी केवाईसी जो है
वो अपडेटेड होनी चाहिए, यानी नए सिरे से उसको देख लेना कि भैया वो एक्टिव है कि नहीं है। अगर मान लो वो एक्टिव नहीं है तो बस ई-केवाईसी आपका आधार कार्ड वगैरह जमा करा के उसको जो है वो आपका अपडेटेड करवा लिया जाता है। पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर कार्ड, कोई भी जो है वो आईडी, और लगभग आप लोग जो है जितने भी हैं उनके पास में इनमें से एक आधा तो पक्का मिल जाएगा। तो ये होता है आइडेंटिटी प्रूफ। हमारे पास में एक से ज्यादा होना चाहिए कि साहब मैं ये व्यक्ति हूं, ठीक है। मेरा पेन कार्ड भी देखो साहब इसी नाम से बना हुआ है या इस एड्रेस का बना हुआ है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लो साहब आप, मेरा जो है वो वोटर आईडी देख लो। तो ये जनरल सी चीजें हैं, जैसे ये तो आप एग्जाम देने जाते हो तब भी मांगते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, किन लोगों के लिए, जो लोग ये दावा करते हैं कि साहब मुझे रिजर्वेशन चाहिए और मैं इस श्रेणी से पास हुआ हूं, तो मुझे अगर ओबीसी कैटेगरी में मेरी जो है वो पोस्ट को एक्वायर करना है तो फिर मुझे कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। जाति प्रमाण पत्र हम इसे कहते हैं। अब देखो जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी इन सब के पास में होता है, ओबीसी का जो है वो बनता है डिजिटल, आपके पास में होना चाहिए। अच्छा, इसको डिजिटल होने का मतलब क्या है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब ये कितना पुराना होगा ये बात जो है वो 4 दिन बाद में हमें और पता चल जाएगी, क्योंकि देखो कई बार ये होता है कि मान लो ये कह दिया नियमावली में कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत जाना, जाके जो है वो जो भी आपकी तहसील स्तर पे जो होता है जहां से ये बनते हैं वहां जाके एक एप्लीकेशन देनी है, एक फॉर्म दोबारा से रीसबमिट करना है और वही अपडेट हो जाता है तुरंत, लगभग 3 दिन के अंतराल के अंदर। तो उस बात को माइंडली जो है वो मेंटली आप उस चीज से परेशान मत हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि 6 महीने जैसा कोई जो है वो विजन रखेगा, बट ये आपके पास होना चाहिए, ये आपके पास जो है वो होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और भी बहुत सारी बातें आती है कि क्या सर कास्ट सर्टिफिकेट तब का बना हुआ होना चाहिए जब हमने फॉर्म फिल किया था, तो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं आता है कि भैया तुमने फॉर्म फिल किया था तो तुम्हारी जाति ये थी, अब मैंने मूड चेंज कर लिया मेरी जाति ये हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। जो हमारा कास्ट है वो तो परमानेंट है, इसका मतलब उसके लिए आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि साहब उस टाइम पे भी मैं जो है वो एससी से था या ओबीसी से था और आज भी ओबीसी से हूं, नहीं, सिर्फ मैं ओबीसी से हूं ये बताने के लिए आपको एक जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। डोमिसाइल होता है आपका मूल निवास, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल निवास, जिसको अपन कहते हैं कि साहब मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवासी के रूप में जो है वो प्रमाणित होना चाहिए, मतलब भाई आपके पास जो है वो मूल निवास भी बनता है ना, जाति और मूल दोनों होने चाहिए, जनरली हर एक बच्चे के पास में होने चाहिए। नहीं है बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कोई बाहर नहीं करेगा, है ना। ये टेंशन छोड़ दो कि साहब क्या हमने फॉर्म लगाया था उससे पहले कि ये दोनों चाहिए क्या, ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होगा। फिर बात आती है आपकी कि इनकम सर्टिफिकेट जो कंपलसरी नहीं है, ये अगर किसी के पास है, इनकम मतलब आय का प्रमाण पत्र, देखो आय के प्रमाण पत्र की जो है वो कहीं पर भी कंपल्सेशन नहीं है, अगर जरूरत होगी मान लो कह देंगे तो बनवा लेंगे, है ना। 4 से 5 दिन का प्रोसेस है, इसमें 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं, एक फॉर्म आता है, सरपंच के साइन होते हैं, उसके बाद में ये जो है वो आपकी तहसील में जाता है और वहां इस पे लग जाता है जी ठप्पा। बस सिंपल सी जो है वो सरपंच और स्कूल के जो है वो 2 गेजेटेड ऑफिसर्स कैसे करके, मतलब स्कूल के नहीं किसी भी 2 गेजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं। राजस्थान में तो यही प्रक्रिया है, मुझे नहीं पता एमपी में हो सकता है इसमें कोई बदलाव हो, लेकिन फिलहाल ये है कि इनकम सर्टिफिकेट यानी आपको जो है वो कितना पैसा आपका परिवार कमा रहा है ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएशन की डिग्री, भैया ये तो अब बताओ क्या ये कंपलसरी नहीं होगी। अब ग्रेजुएशन के अच्छा 2 बातें हैं, डिग्री और आपकी मार्कशीट, डिग्री और आपकी मार्कशीट। देखो डिग्री मांगना जो है वो बहुत कम चांसेस है कि ग्रेजुएशन की डिग्री, है ना। एक होती है मार्कशीट, एक होती है 12वीं डिग्री बनकर आती है ना, जिसको अपन माइग्रेशन के लिए भी यूज करते हैं उस तरीके से। तो आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की जो 3 साल की जो मार्कशीट है 1 by 1 की 2000 आपका जब भी किया है 15, 16 और 17 में आपने किया है, तो वो मार्कशीट आपके पास में जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, और वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी से काम में नहीं चलेगा। अब उसके बाद में नॉट कंपलसरी बट अप्लाई करते समय की जानकारी होनी चाहिए, मतलब ये इसके लिए कह रहा है, ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कह रहा है, ना कि आपका मार्कशीट के लिए। मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए आपको, जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री अगर है भी तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो मार्कशीट ही देखी जाती है, डिग्री नहीं देखी जाती है। डन। टेट का पास हुआ प्रमाण पत्र की आपने 2018 या 2000 सॉरी हाँ जो है वो आपका, मैं फर्स्ट ग्रेड में चला गया, कि आपने टेट यानी आपका पात्रता परीक्षा पास की हो, उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए।
10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। नाम वगैरह मैं फिर बता चुका हूं, नाम वगैरह में अगर कहीं दिक्कत होगी तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो डीएड है, आपका जो है वो बीएड का है, मतलब आपका बीएड का जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास में, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, डीएड आपका। ऑल मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स मस्ट कंपल्सरी, ये सारे के सारे 10वीं 12वीं, देखो 10th की 12th की, उसके बाद में बैचलर्स की यानी ग्रेजुएशन की, यूजी की, और आपका जो है वो बीएड वाला पोर्शन यानी आपका जो है वो, ये सारे के सारे आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा गेस्ट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये मस्ट है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है कि भाई मेरे पास में जो है वो गेस्ट पढ़ाने का अनुभव है, तभी तो वैलिड होगा। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको निकलवाना है। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, इट्स वेरी कंपलसरी। रोजगार पंजीयन जो है वो प्रमाण आप जो है वो जरूर पत्र जारी करवा लें। और इसके अलावा अन्य किसी भी सेवा में अगर आप हैं, जैसे कुछ टीचर्स या कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, कोई भाई हमारे पुलिस में है, या कुछ जो है वो साथी शिक्षक 3rd ग्रेड में है, मतलब ऑलरेडी जो है वो 3rd ग्रेड में है, तो उनके लिए फिर क्या है कि आप क्या करेंगे कि वहां से मतलब एनओसी लेंगे, वहां से क्या लेंगे, एनओसी लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाता है कि भैया ये कहीं भी ज्वाइन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो एनओसी उनके लिए है जो पहले से किसी सेवा में है, अब सुन लो, इस बात का जो है वो विशेष ध्यान रखना है। पहली बात कि सभी सेमेस्टर और वर्ष की जो है वो मार्कशीट व्यवस्थित करनी है आपको, यानी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपके पास में या ईयर वाइज मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा जब आपने एलिजिबिलिटी फॉर्म भरा था, यानी पात्रता परीक्षा जो है वो फॉर्म भरा था, पहला पात्रता की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय आप या तो बीएड के अंतिम वर्ष में थे या आपने बीएड कंप्लीट कर लिया था, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है कि सर मैंने जिस टाइम पे पात्रता परीक्षा दी थी उस टाइम पे मैंने बीएड शुरू नहीं किया था या उसके बाद मेरा बीएड हुआ है, तो वो डेफिनेटली बाहर है। ठीक है, और अगर आपने फॉर्म भरते समय, कौन सा, पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरते समय उस डेट पर उससे पहले आपने या तो बीएड कंप्लीट कर लिया हो या आपका फाइनल ईयर चल रहा हो, यानी आपका जो है वो 2nd सेमेस्टर चल रहा हो, उस कंडीशन में आप इसे अप्लाई कर सकते थे और आप एलिजिबल हैं। डन। अगर किसी का बीएड में प्रारंभिक वर्ष था या आपने शुरुआत ही नहीं की थी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ये तो जनरल सी बातचीत हो गई किसके बारे में, आपकी इन सारे पॉइंट्स को लेकर। और बाकी आपके सारे के सारे नाम, दस्तावेजों की स्पेलिंग जो है वो सेम हो, अगर नहीं है प्रेशर में मत आना। सबसे मेन चीज, हर छोटी चीज के लिए प्रेशर में आ जाते हो, क्या किसी चीज का तोड़ नहीं है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप तो टेंशन मत लो। अगर किसी को लगे कि साहब ये दिक्कत है, कमेंट कर लेना, अपन जो है वो दोबारा इस पे बातचीत कर लेंगे। कोई ऐसी खास दिक्कत आए तो सही भाई। अब किसी के नाम में छोटी मोटी दिक्कत है कि सर मेरी स्पेलिंग में जो है वो आपका मैं जो भी नाम लिखता हूं, मान लीजिए जो है वो सुभाष लिखता हूं, तो कुछ लोग SH लिख रहे हैं, कुछ लोग SU लिख रहे हैं कि साहब एक जगह SH लिखा हुआ है, एक जगह जो है वो SU लिखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना, उस पर लग जाएगा वो, मतलब सीधा सीधा एफिडेविट लग जाएगा। उसके अलावा ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है इनको इकट्ठा करके कुछ इस तरीके की जो है वो आपका फाइल्स में 3 सेट इनके जो है वो आपको जमा करने, मतलब फोटोकॉपी के साथ में, ओरिजिनल भी रखने हैं और इनकी फोटोकॉपी जो है वो 3 सेट में आपको जमा कर लेनी है। और इस प्रकार की यानी प्लास्टिक फाइल्स का उपयोग नहीं करना होता है। बाकी बातचीत अब यहां से शुरू करते हैं। इस जगह देखो फटाफट से, ये तो आपका हो गया कौन सा कि सर ये हमारा जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पे जो है वो मैं बातचीत कर लेता हूं आप लोगों से। माध्यमिक शिक्षक गायन कहां रह गया भैया, अच्छा ऊपर ही तो रह गया, चलो देखो, जैसे जो भी नियम पुस्तिका में जो लिखा हुआ है बस इन बातों पे ध्यान दे लो आप। बाकी किसी को देखो बार बार किसी का वीडियो, मेरा वीडियो किसी का भी देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। आप तो बस इनको फॉलो करो, क्योंकि जो उसने नोटिफिकेशन में लिख के दिया है, जो योग्यता मांगी है, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकता। उससे बाहर अगर करेगा तो फिर कोर्ट नाम की भी एक चीज होती है, न्यायालय नाम की भी एक चीज होती है, तो आप उसको लेकर मत जाओ। बस इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको फॉलो करो। जैसे मान लो कि आपसे सीधा सीधा कहा है कि भाई
क्या क्या आपकी पात्रताएं होनी चाहिए, कि ये जो स्कूल की भर्ती हो रही है उसमें आपकी क्या पात्रताएं होनी चाहिए। तो पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण और अहर पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु जो है वो पात्र होंगे। यानी आपने 2018 और 2023 की कोई भी पात्रता परीक्षा जो है वो पास की हुई हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। फिर इसके अलावा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष आपने किया हो, कि संबंधित जो भी आप जैसे इंग्लिश से दे रहे हैं तो इंग्लिश में आपका यूजी होना चाहिए, आपका जो है वो अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी से आपका यूजी होना चाहिए, यानी इंग्लिश लिटरेचर आपका वहां विषय होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, जनरल इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। फिर इनकी सारी की सारी जो है वो योग्यताएं आपको दिख रही होगी। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय जो है वो स्नातक उपाधि, बीएड के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी बातें बस इनको फॉलो करना है कि साहब मेरी इनमें से योग्यताएं पूरी है कि नहीं है, उसकी डिग्री कवाड़, डिग्री मतलब मार्कशीट इकट्ठी कर लो, बात खत्म। और ये ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे किन वजहों से जो है वो मैक्सिमम हमने देखा कि पिछले पुराने रिकॉर्ड उठा के देखा तो उनमें पता चल रहा है कि अधिकतर लोगों को जिनको बाहर किया गया है, मैक्सिमम लोगों को जिनको बाहर किया गया है, उनमें दिक्कत यही थी स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी नहीं थी। मतलब इनको इसलिए बाहर किया गया कि साहब जब इन्होंने स्नातक मतलब जो है वो जब डीवी हुआ तो इनके यूजी में इंग्लिश नहीं था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश से फिल करके पास कर लिया, है ना, तो वो गलत है। तो लगभग में एक ही है आपका जो है वो स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी का ना होना। आपका कैंडिडेट नेम इन पीईबी एंड बीएड एग्जाम इज दीप्ति, जिनका भी है आपका, बट इन क्लास 10th और 12th एंड बीए मार्कशीट नेम इज पद्मिनी कृपलानी। अब देखो ये इतना बड़ा जो है वो मामला तो नहीं चलेगा कि सर एक जगह तो नाम आ रहा है आपका जो है वो पीईबी और बीएड में तो नाम आ रहा है दीप्ति, आगे जो भी है, और आपका दूसरा 10th और 12th की मार्कशीट में जो है वो या बीए की मार्कशीट में इनका नाम आ रहा है पद्मिनी कृपलानी। तो ऐसा थोड़ी हो सकता कि आप पहले कुछ और थे, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन आपने किसी और नाम से की और फिर आपने बीएड किसी और नाम से, एग्जाम किसी और नाम से, अब आपका चल जाएगा, नहीं चलेगा। कोई नाम में मिस्टेक हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम है, लेकिन कुछ जो है वो मिस्टेक दिखाई पड़ रही है कि सर सरनेम छूट गया है, ऐसा, वो वैलिड है। बट आपका 10th किसी और नाम से, 12th किसी और नाम से, ग्रेजुएशन किसी और नाम से, बीएड किसी और नाम से, दैट्स नॉट कूल यार, वो तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, बाकी आप इनमें देख लो ना, मैक्सिमम आपको यही दिखाई पड़ेगा। या जैसे मान लो और रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट नॉट हैविंग, ये सेम ही है, इंग्लिश में लिखा है इसको, बस ये लो। स्नातक और स्नातकोत्तर निर्धारित प्रतिशत श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना, जो परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं तो परसेंटेज का है। बाकी देखो मूल विषय अंग्रेजी का ना होना, ना होना, ना होना, मैक्सिमम में एक मतलब एक आधी जगह ही आपको नाम का रीजन मिला होगा, और वो भी नाम का इतना बड़ा रीजन था। अच्छा देखो, ये देखो, अपात्र आरक्षित वर्ग अथवा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं 90 से कम अंक होने से। ठीक है, 90 से कम अंक थे, ठीक है, और ये क्या नहीं कर पाए कि 90 से कम अंक थे, तो जाहिर सी बात है कि ये जनरल में काउंट हो नहीं सकते थे, तो इनको अपने कास्ट का मतलब सर्टिफिकेट देना था, चाहे ओबीसी या जनरल या सॉरी ओबीसी या फिर आपका एससी एसटी, जो भी इनका प्रमाणिक पत्र था, ये नहीं दे पाए, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। तो वो बस वही मेन चीजें हैं, घुमा फिरा के एक ही जगह तो बात आ रही है, डीवी 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 मचा रखा है। बताओ कितने परेशान हो जा रहे हो। बीएड और डीएड व्यवसायिक योग्यता ना होना, स्नातक में निर्धारित मूल विषय संस्कृत, है ना, ये कुछ संस्कृत वाले लोग आ गए बीच में। ये देखो, स्नातक में निर्धारित मूल विषय उर्दू न होना, रिजेक्ट अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र अथवा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना। मतलब इनका हुआ था किसकी वजह से, गेस्ट फैकल्टी की वजह से, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, 200 दिवस इन्होंने कंप्लीट नहीं किए थे गेस्ट फैकल्टी के सेंस में, तब ये बाहर हुए हैं। तो ये बस जनरल वही तो रीजन है जो मैं बताता चल रहा हूं। एक ये पीडीएफ आपको जो है वो घूम घूम के सब लोग दिखा रहे हैं, क्यों इन चक्कर में पढ़ना है, ये दिखाओ और वो दिखाओ, और ये अपलोड करने की क्या प्रोसेस है ये मैं अपने आप बता दूंगा। जैसे ही वहां पे वेबसाइट ओपन होगी तो उसका पूरा क्योंकि अभी देख के क्या करोगे, भाई वेबसाइट पे अगर लिंक ओपन ही नहीं हुआ तो मैं अपलोड की प्रोसेस बता के आपको करना क्या है, या कुछ एक ये वाला आपका है ना, वो कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। उसका पूरा का पूरा एक वो पड़ा हुआ है अपने पास में, पूरी प्रोसेस के साथ में कि ऐसे ऐसे आपको ये अपलोड करना है, ये सारी चीजें करनी है, ये सब कुछ जो है वो उसमें मिल जाएगा। एक इसमें जो है वो दस्तावेज अपलोडिंग के बाद का एक दिखा रखा था, ये 2 सेट तैयार कर लें, ये सारा कुछ जो है वो दे रखा है इसमें। बस जनरली आप तो वही जो मैंने कहा है ना, बस उस पर ध्यान दो। जैसे ये हो गया आपका
टीईटी की अंक सूची, चयन परीक्षा की अंक सूची, ये आपका मतलब भर के देना था आपका। अनारक्षित प्रवर्ग को छोड़कर शेष में जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी अंक सूची के अनुसार जन्मतिथि, स्नातक में मुख्य विषय जो है वो स्नातकोत्तर का, ये तो उसका है, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने का वर्ष और मोड, बीएड, ये सारी कुछ जो है वो जो मांगेगा वो अपन को मिल जाएगा। अब देखो ये कुछ फेक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिन पे बात होनी चाहिए थी कि हाँ सर ये पता होने चाहिए। तो जनरली क्या चयन प्रवर्ग या दिव्यांगता श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक, अतिथि या आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, यानी उस टाइम पे इन्होंने डेट दी थी 31 मार्च 2024 की, यानी उससे पहले की, है ना। और उसके अलावा ये वही अनुभव, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए, तो 200 न्यूनतम जो है वो दिवस या फिर आपका 3 शैक्षणिक सत्र का जो है वो होना चाहिए। ये सिंपल है यार, बस सेम बात है, मैं चाहे 4 बार घुमा के कहूं चाहे 5 बार घुमा के कहूं। अच्छा, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा? नहीं, क्योंकि अन्य राज्य का कोई भी बच्चा, अगर आप राजस्थान से या किसी भी वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आप बाकी किसी स्टेट में जाते ही जनरल में ही काउंट हो सकते हैं। आपका रिजर्वेशन जो कोटा है वो वहीं खत्म हो जाता है, आपको वहां जनरल में ही काउंटिंग में लिया जाएगा। तो सिंपल आपका देखो, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम पर जो है वो मान्य होगा, पिता के या पति? हाँ, बहुत सारी जो है वो गर्ल्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं शादीशुदा हूं और अब मेरा जो है वो किसके नाम पे होना चाहिए। अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना, ये क्या लिखा है, उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम के साथ में होना चाहिए। किसके साथ में होना चाहिए? पिता के नाम के साथ में होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, कई बार सब जानते हैं कि हम इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हैं, तो वो उस टाइम का नहीं होना चाहिए। जाति तो जाति ही रहेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि वो रिजर्वेशन तो उसी हिसाब से माना जाएगा कि हाँ साहब लंबे टाइम से, पुराने टाइम से हम जो है वो इसमें चल रहे हैं। फिर पीईबी या ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक गया हूं किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आती हूं, तो क्या करें? मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। मतलब ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं पा पाओगे। सिंपल है यार ये, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक पर टिक कर दिया था तो क्या करना है? दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत हो गया था। मान लीजिए कुछ दिव्यांग बच्चे हैं तो उन्होंने गलती से जो है वो किसी और पॉइंट पर टिक कर दिया था कि उनकी कैटेगरी जो है वो अलग है, पीएच है, एलडी है, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया। तो उस कंडीशन में उनको क्या करना होगा? ये छोटी छोटी बातें हैं, बस वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इनको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। डन। अब रही बात मोरेवर कि आपको करना क्या है कि अगर इसके अलावा मन में कोई क्वेश्चन है, मन में जो है वो चल रहा है कि सर डीवी में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, कमेंट कर सकते हैं अपने जो है वो इसी पॉइंट पे कि सर ये जो है वो यूट्यूब कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपना एक ग्रुप है डीवी के लिए जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, हालांकि हमने उनके लिए बनाया हुआ है वो, है ना, जो हमारे संस्थान से सिलेक्टेड है। लेकिन यहाँ बात संस्थान की नहीं है, यहाँ बात हित और अहित की है कि हम तो सबका भला करने के विचार में हैं कि भाई जिसको भी दिक्कत हो। एक देखो 200 400 500 लोग एक साथ में रहते हैं तो क्या होता है कि सर जल्दी से मान लो किसी की, क्योंकि लोगों की कॉमन समस्याएं होती है, कोई कहीं से है, किसी ने मान लो किसी के जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत आ रही है, कोई दूसरा हेल्प कर रहा है, उसने कहीं से उसी जो है वो जिले में है या उसी आसपास की जो है वो तालुका में है और उन्होंने अपने कुछ चेंजेस करवाए हो, तो वो सामने वाले को बता सकता है कि भाई तुम भी ऐसे करवा लो, है ना, मैंने तो ये प्रोसेस अपनाई है। तो कहीं ना कहीं एक हेल्प जो है वो लोगों की हो जाती है। तो आप इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो है वो डीवी वाले ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप बस फालतू के कोई भी जो है वो उसमें ना ही तो इधर उधर के कोई मैसेज करेगा, ना ही इधर उधर के जो है वो रैंडम हर किसी का जो है वो वीडियो चिपकाएगा। कोई भी किसी का भी मुंह उठा के कोई भी जो है वो बोल दे रहा है, कोई स्टूडेंट है वो बोल दे रहा है कि ये होगा, और बस उसका वीडियो उसमें जो है वो ग्रुप में स्प्रेड करके देखो देखो सर इसने ये कह दिया। उसको खुद को ही नहीं पता, वो खुद स्टूडेंट है या वो खुद बस चैनल बनाने पे, डेवलप करने पे ध्यान दे रहा है, तो वो नहीं करना है। बस आपको इतना लिखना है डीवी, है ना, फिर आपको जो है वो इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा 74109286 और 96 पर। बाकी बातें करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।